करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 सितंबर महीने का आखिरी दिन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 सितंबर 2024 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो पिछले दिन का रिवीजन करते हैं हम लोग, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। कल बोले तो सैटरडे को, कल संडे था तो संडे को होता है वीकली रिवीजन। आप सब ने वीकली रिवीजन किया होगा, आई होप। नहीं किया है तो वीकली रिवीजन जरूर कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए, पीएम मोदी ने पुणे में दोस्तों अभी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है। वैश्विक नवाचार यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहुंच गया है 39वें स्थान पर। पिछली बार भारत की रैंक 40वीं थी, इस बार भारत की रैंक 39वीं है। इसके अलावा अभी अक्टूबर 2024 में दूरसंचार नामांकीकरण सभा, इसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नाम से पहल शुरू की गई है। इसके अलावा जापान के अगले प्रधानमंत्री अब होंगे शिगेरू इशिबा, इनका नाम याद रखना है आपको। 1 अक्टूबर 2024 से सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। कल की वीडियो में हमने डिटेल से इसके बारे में चर्चा की थी, कई कई स्टेप में। सीएम साथी योजना त्रिपुरा के सीएम ने शुरू किया है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। और B1 लालवन्ना, इनको दोस्तों कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और चाइना ने अभी स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट से 8 उपग्रहों को, 8 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजीटी ऐप पर दी गई थी। आपने नहीं सॉल्व किया तो जाकर के सॉल्व कर लो। फ्री में पीडीएफ, फ्री में क्विज दी जाती है, डेली, वीकली, मंथली, सब चीजों की, ठीक है। आप जाकर एमजीटी ऐप से इन सब चीजों का एक्सेस प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? विश्व रेबीज दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 28 सितंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है रेबीज दिवस। अच्छा, 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे भी मनाया जाता है ना, तो इसको चलो कल कवर करा देंगे, आज तो लिए नहीं है। वर्ल्ड हर्ट डे कल था। तो विश्व रेबीज दिवस के बारे में बात करेंगे। रेबीज जो है क्या, इसको समझो आप। एक प्रकार का वायरस है जो जानवरों और कुत्तों वगैरह में ज्यादा पाया जाता है, जिनकी मदद से हाइड्रोफोबिया नाम का रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या है, ध्यान रहे। हाइड्रोफोबिया जो है ये रोग हो जाता है, या इसे रेबीज रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि हाइड्रो से डर लगता है। हाइड्रा मतलब कि जल, पानी, तो पानी से डर लगने लगता है। तो ये इसी की वजह से होता है। जब कुत्ता काट ले किसी को, रेबीज उसका चला जाता है उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर, तो कुछ समय के बाद उसे पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया होने लगती है, ठीक है। तो फिलहाल इन सब से बचने के लिए ये दिवस है। रेबीज के टीके लगाना कितना जरूरी है, कब कब लगाना चाहिए, ये सब अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाना शुरू हुआ? तो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल के द्वारा शुरुआत हुई और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ये इस बार की थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। यहाँ पर प्रमुख दिवस और थीम है। इनका आज रिवीजन नहीं करेंगे, कल हम लोग फाइनल इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के एंड्रो गांव को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव चुना गया? वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज पर्यटन गांव मणिपुर के एंड्रो गांव को चुना गया है। मणिपुर राज्य आप जानते हो पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसी के एंड्रो विलेज को अवार्ड दिया गया है। वन ऑफ इंडियाज बेस्ट टूरिज्म विलेज ये है। तो सदियों पुरानी यहाँ पर अग्नि पूजा जो होती है ये बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, और ये पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। इन सबको देखते हुए विरासत श्रेणी में यानी हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का ये अवार्ड पाया है। कौन सा गांव है? एंड्रो गांव। कहाँ का? मणिपुर का गांव है, ठीक है। तो कुल 36 गांवों को 8 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है वो एंड्रो गांव अवार्ड, एंड्रो गांव पाया, ठीक है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2023 से हुई थी, पिछली साल, जिससे जो भारत की जो विरासत या फिर ऐसी कैटेगरीज में कृषि समुदाय, समुदाय आधारित पर्यटन, इन सब कैटेगरीज में जो गांव हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके, पर्यटन को प्रमोट किया जा सके। मणिपुर की बात करेंगे अगर, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। मणिपुर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन्द्र सिंह, और यहाँ पर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये एडिशनल चार्ज पर अभी गवर्नर हैं।
मणिपुर में देखो अभी दंगे वगैरह चल रहे हैं, काफी लंबे समय से चल रहे हैं, आप जानते ही हो। पिछले दिनों बहुत सारी वहां पर खबरें भी आई थी। मैंने इस पर एक वीडियो दी थी, अगर आप सर्च करोगे कि मणिपुर हिंसा करके, जेटी एजुकेशन आगे लिख देना, तो उस पर एक वीडियो मिलेगी। तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको यहाँ पर कुकी और जो नागा और मैतेई समुदाय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस वजह से ये हुआ है, उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा मोटा मोटा। ठीक है, तो मणिपुर आप यहाँ पर देखोगे, ऊपर है नागालैंड, नीचे है आपका मिजोरम और इधर ये असम है। इन तीन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लोकटक झील यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। लोकटक झील के ऊपर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कई दिनों के बाद मणिपुर की चर्चा आ रही है। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है लोकटक झील के ऊपर है, और इसी वजह से झील के ऊपर नेशनल पार्क होने की वजह से वो शिफ्ट होता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? तैरता हुआ नेशनल पार्क। और ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है ना, दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है? कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। किसके ऊपर है? लोकटक झील के ऊपर है। ठीक है, लोसी झील है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, तुजू दर्रा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुजू दर्रा याद रखना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो जनजातियां हैं, मेईतेई, इसके अलावा कुकी, इसके अलावा नागा, ठीक है ना, ये जनजातियां हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, मैतेई और कुकी के बीच में। चलिए, तो 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीट है, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ पर सीट है। अगला, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में भारत जो है ये वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व वाले देशों में शामिल हो गया है। एंटी करप्शन अलायंस के लीडरशिप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया है भारत ने। ये 15 सदस्यीय ग्रुप है, ग्लोबल संचालन समिति है, भ्रष्टाचार से निपटने वगैरह के लिए ये है। अभी 26 सितंबर 2024 को बीजिंग में एक निर्णय लिया गया और उसके बाद फिर कई देशों के मतदान के द्वारा भारत को शामिल कर लिया गया। ठीक है जी। अगला, तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना प्रियदर्शनी योजना शुरू की। यह योजना किससे संबंधित है? तेलंगाना दर्शनी योजना। ये योजना छात्रों से संबंधित है, छात्र भ्रमण से संबंधित है। बेसिकली छात्रों को राज्य भर में भ्रमण कराया जाएगा। भ्रमण मतलब कि उनको घुमाया जाएगा ऐसी जगहों पर जो खास करके विरासत से जुड़ी स्थल हैं, या फिर कुछ ऐसा कुछ नया जो सीखने के लिए हो सकता है छात्रों के लिए, वहां वहां भ्रमण कराया जाएगा। तो यहाँ पर कक्षा 2 से लेकर स्नातक तक के, ग्रेजुएशन तक के छात्रों को, विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाएगा। जो कक्षा 2 से लेकर कक्षा 4 तक के होंगे उनको आसपास में लोकल में ही अगर कोई विरासत स्थल है या कोई ऐसी जगह है, नेशनल पार्क वगैरह है, तो वहां उनको घुमाया जाएगा। और अगर जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी हैं तो उनको 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में दिन भर के लिए उनको ले जाकर घुमाया जाएगा और सीखने को मिलेगी चीजें बहुत सारी। कक्षा 9 से लेकर 12 तक या ग्रेजुएट तक के जो स्टूडेंट हैं उनको 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में घुमाने के लिए ले जाया जाएगा और 2 दिन का समय उनका लिया जाएगा और प्रॉपर तरीके से उनको जितने भी राज्य भर के हेरिटेज हैं या ऐतिहासिक चीजें हैं, स्थल हैं, उनका भ्रमण कराया जाएगा। तो इसीलिए ये तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की गई है, छात्रों के भ्रमण के लिए। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। तेलंगाना का पेज नहीं लगा है, चलिए कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट बुक वाला जान लीजिए। आज लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 28 से 30 सितंबर तक एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है और आज इसका है अंतिम दिन। आज के बाद से ये प्राइस हो जाएगा 699। अभी के लिए ये प्राइस मात्र 395 है। अगर आप MJT कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ये 395 मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो, पास प्रो लेना है, पास नहीं लेना है, ध्यान रहे। पास प्रो लोगे तो प्रीवियस ईयर का भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ना व्हाट्सएप करते हैं सर मैंने गलती से पास ले लिया, अब पास प्रो कैसे होगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो पास प्रो लेना है आपको, ठीक है, टेक्स्ट बुक पास नहीं। पास प्रो पे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट वगैरह, बेहतरीन एनालिसिस, ये सब चीजें भी मिल जाती हैं। और आपको ये इंडिया के जितने भी एग्जाम के, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, सबका मॉक टेस्ट वगैरह तो यहाँ मिल ही जाता है। लाखों स्टूडेंट यहाँ पर मॉक टेस्ट देते हैं तो उनमें आपको कंपटीशन बेहतरीन मिल जाएगा। MJT कूपन कोड यूज करना है जिसके आपको डिस्काउंट मिल जाए और 395 में ये मिल जाए। याद रखना आज ये आखिरी दिन है सेल का, इसके बाद जो है प्राइस डबल हो जाएगी। अगला, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया हुआ है? तो अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना में ही गई हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 29 सितंबर को, और उन्होंने वहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वां भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है।
यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सिकंदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रपति मिलेनियम में यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। 29 से सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में ये चलेगा। 8 दिवसीय प्रोग्राम होगा, 8 दिनों का ये प्रोग्राम होगा और 8वां इसका संस्करण भी है। भारतीय कला महोत्सव, भारतीय कला महोत्सव में बेसिकली भारत की खास करके पूर्वोत्तर राज्यों की कला यहाँ पर दिखाई जाएगी और उनका प्रदर्शन किया जाएगा। उनको सेल करने के लिए ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म होगा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित है ये। अगला, मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भारत की जो मेन जो लैंड है वहां पर प्रमोट किया जाए, जिससे उन लोगों की इकोनॉमी में सुधार आ सके। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार इथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो अभी एक घोषणा की गई केंद्रीय मंत्री के द्वारा कि भारत इथेनॉल के उत्पादन और उपभोग में तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी इथेनॉल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा कंजप्शन दोनों ही मामलों में भारत तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर अभी इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ एक प्रकार से 26 और 27 सितंबर को। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तो इसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर अपने केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे, प्रहलाद जोशी जी, जो कि भारत के खाद्य मंत्री हैं। इन्होंने बताया कि भारत का एथेनॉल उत्पादन जो है दुनिया में तीसरा हो गया है और कंजप्शन भी हो गया है। अच्छा, पिछले 10 सालों में गन्ना खेती का क्षेत्रफल लगभग 18% की दर से बढ़ा हुआ है और गन्ना उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा है, जो डेटा मिल रहे होते हैं ना क्वेश्चन से, उसको आप ध्यान से सुना कीजिए, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पिछले वर्ष भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन योजना शुरू की गई थी या नीति शुरू की गई थी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू की गई थी। ये याद रखना, ये कितने में? 19,744 करोड़ रुपए में शुरू की गई थी। अच्छा, एथेनॉल उत्पादन में भारत तीसरे पर है, तो पहले दूसरे पर कौन है? तो पहले दो में संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील है। ठीक है, भारत ने ईयू को पीछे छोड़ा है, यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला, अच्छा, कल शाम को मैंने एक वीडियो दी थी आपको बिहार में बाढ़ के प्रबंधन को लेकर के, तो उसमें मैं देख रहा था कमेंट कि कुछ लोग किए कि बिहार में ज्ञान देने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आकर के ज्ञान देते हैं। देखो भाई, वो ज्ञान देने के लिए नहीं बनाई गई थी वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, आपके मेंस में लिखने के लिए आ सकता है ना, कि बाढ़ के प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जाएं, या फिर इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ बाढ़ की समस्या बिहार में बनी हुई है या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में बनी हुई है, तो ऐसे क्या उपाय किए जाएं जो लंबे समय के लिए आपका इलाज हो सके, बाढ़ से निजात मिल सके। आप जान रहे हो नेपाल में बांध फिर खोल दिए गए हैं और अब गंडक कोसी का पानी लगातार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ आना शुरू हो रहा है और ये हर साल होता है। तो इसी पर मैंने कुछ उपाय बताए हैं कल की वीडियो में, आप जरूर देखिएगा जा करके। ठीक है, और आपका क्या उपाय है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप उसके लिए भी कमेंट करके बताइएगा। निवेशक का विश्वास बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो निवेशकों का यानी इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाने के लिए भारत और उज्बेकिस्तान में अभी एक निवेशक संधि पर यानी इन्वेस्टर ट्रीटी पर साइन हुआ है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये सिग्नेचर किया है भारत की तरफ से, और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री खोद जायेव जमशेद अब्दू खाकिम मोच्यू, इन्होंने ये समझौता किया, संधि पर हस्ताक्षर किया है। इन लोग का नाम बड़ा बड़ा होता है। चलिए, तो उज्बेकिस्तान ने ये समझौता किया। उज्बेकिस्तान के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर आप मैप में देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आप ऊपर आओगे अगर ना, तो इधर आपको ताजिकिस्तान किर्गिस्तान होते हुए ये दिखेगा एक देश, उज्बेकिस्तान दिख रहा है ना मैप में, उज्बेकिस्तान ये है। उज्बेकिस्तान में दोस्तों भारत के एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी अकस्मात। उज्बेकिस्तान की राजधानी होती है ताशकंद। ताशकंद समझौता करने गए थे ना, तो वहां पर उनका निधन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। फिलहाल उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है और उज्बेकिस्तानी सोम या उज्बेक सोम यहाँ की मुद्रा होती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों शौकत मिर्जियायेव। शौकत मिर्जियायेव जो हैं ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत रूस के किस साझा उपक्रम ने अग्निवीरों को जॉब में 15% का आरक्षण देने का फैसला लिया है? तो भारत और रूस के
एक साझा उपक्रम है ब्रह्मोस। आपने नाम जरूर सुना होगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ब्रह्मोस तो प्रोडक्ट नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल जो बनती है वो प्रोडक्ट है। ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा इसको देखिए। ब्रह्मोस जो है ना, एक्चुअली में ये नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा से मिलकर बना है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा से। ब्रह्मपुत्र जो है ये अपनी नदी है, आप जानते हो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। और मॉस्कोवा जो है ये मॉस्को की नदी है, जिसके नाम पर मॉस्को नाम पड़ा है, रूस की नदी है। तो भारत और रूस की नदियों के नाम पर ब्रह्मोस पड़ा नाम, और ब्रह्मोस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाती है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइलों में से एक है, और अब तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनाना शुरू कर चुके हैं, ब्रह्मोस 2 जो आ रहा है अपना। खैर, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि वो अग्निवीरों को 15% आरक्षण देगा अपने जॉब में, हायरिंग में। अब ऐसा करने वाली ये बन गई है पहली कंपनी। अब तक आपने क्या देखा था कि जो जैसे कि भारत के जो सशस्त्र बल होते थे या राज्यों की जो पुलिस होती थी, वो अग्निवीरों को 10% पर आरक्षण पर शामिल करने की बात करती थी कि हमारे यहाँ 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। लेकिन कोई कंपनी पहली बार अग्निवीरों को अपना मौका दे रही है, तो ये शुरुआत की है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो 15% यहाँ पर सीटें आरक्षित रहेगी अग्निवीरों के लिए, आरक्षण उनको मिलेगा। तो अग्निपथ योजना आप जानते हो 2022 में शुरू हुई थी, 4 वर्षीय कार्यक्रम है, और इसमें भी अभी सुधार की बातचीत चल रही है। कमेटी वगैरह पर विचार विमर्श चल रहा है यहाँ पर कि इसमें कुछ सुधार किए जाए। कम से कम जो 25% रखते हैं, रिटेन करते हैं, उनमें कम से कम 50% लोगों को रिटेन किया जाए। फिलहाल देखना होगा अभी कब तक ये नियम लागू होता है। निम्न में से किस देश में तूफान हेलेन ने हाल ही में तबाही मचाई? तूफान हेलेन, या कहें कि हैरिकेन हेलेन, क्योंकि ये आया हुआ है अमेरिका में। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर अमेरिका वगैरह में अगर कोई तूफान आता है तो वहां पर हैरिकेन कहते हैं। वही चक्रवाती तूफान अगर भारत के आसपास के क्षेत्रों में आता है तो उसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं। वही चक्रवाती तूफान वैसा ही अगर जापान, चाइना, वियतनाम इन सब क्षेत्रों में आता है, फिलीपींस एरिया में, तब उसे टाइफून कहते हैं। तो यहाँ पर ये हैरिकेन है। तो हैरिकेन हेलेन जो आया है, कहाँ आया है? अमेरिका में आया है, ठीक है ना। और ये भी एक चक्रवाती तूफान है, अमेरिका के फ्लोरिडा में आया हुआ है, काफी तबाही मचाया हुआ है। पिछले दिनों में कौन कौन से तूफान कहाँ कहाँ पे आए हैं, ये पूरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हैरिकेन हेलेन आया अमेरिका में, टाइफून बेबेंका अभी चीन में आया है, टाइफून यागी वियतनाम और लाओस वगैरह में आया था, बड़ी तबाही मचाया, भारत ने इस पर मदद भी की है यहाँ पर इन देशों की। टाइफून एम्पेल ये जापान में आया था अभी, और टाइफून खानून ये ताइवान में आया था अभी, ठीक है ना। तो ये पिछले दिनों में आए कुछ चक्रवाती तूफान है, इनका नाम आप याद रखोगे। चलिए, अच्छा साथियों, वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज इसे लाइक भी कर दिया करो। लाइक कर दोगे ना तो फिर इससे रीच बढ़ जाती है थोड़ा सा वीडियो की। अगला, सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नवीनतम नेपाल व्यापार आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, तो इसमें है भारत। भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का, ये बात ध्यान रखना। भारत का नहीं पूछा जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज के टाइम फिर से चाइना हो गया है। सेकंड लार्जेस्ट है अपना अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट है यूएई, लेकिन यहाँ बात हो रही नेपाल की। तो नेपाल ने वहां पर नेपाल के ऑफिशियल्स की तरफ से ये खबर आई है कि भारत जो है ये बना हुआ मतलब पहले भी था भारत, अभी भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नेपाल से अपना रोटी बेटी का नाता कहा जाता है, होता है। नेपाल के 145 देशों के साथ व्यापार संबंध बनाए रखा है नेपाल, लेकिन उसमें 100 से ज्यादा देशों के साथ तो इससे व्यापार घाटा चल रहा है। भारत से भी इसका व्यापार घाटा चल रहा है। व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा मतलब ये कि आप बेचते कम हो, खरीदते ज्यादा हो, है ना। जिससे जितने का आप खरीदते हो उससे ज्यादा, मतलब जितने का आप बेचते हो उससे ज्यादा का, कहीं ज्यादा का आप खरीदते हो। तो यहाँ 145 देशों में 100 से अधिक देशों से इसका व्यापार घाटा ही चलता है। भारत के साथ नेपाल का व्यापार घाटा 144.67 बिलियन नेपाली रुपया है, और अरब कह सकते हो हिंदी में। और चीन के साथ इसका 51.80 अरब नेपाली रुपया है। अच्छा, भारत को कई तरह के सामान ये निर्यात करता है, कौन कौन से? जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये लगाया हुआ है, तो फिर अब बिजली भारत बहुत खरीदता है नेपाल से। राल कृषि उत्पादन, ठीक है ना। और इसके अलावा धागा, पश्मीना शाल, चमड़ा, हस्तशिल्प, इसके अलावा चांदी और सोने के आभूषण, ये सब नेपाल से लिए जाते हैं। नेपाल भारत से क्या लेता है?
नेपाल भारत से पेट्रोलियम खरीदता है, रासायनिक उर्वरक खाद खरीदता है, चीनी खरीदता है, नमक खरीदता है, चावल, वाहन, तांबा, कपास, ये सभी भारत से खरीदता है नेपाल। बाकी नेपाल अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया, नेपाल में कौन कौन सी नदियां हैं, किस प्रकार से ये आकर के प्रवाह में करके इधर पूर्वोत्तर यूपी में, पूर्वांचल क्षेत्र में यूपी के और बिहार वाला ये क्षेत्र में गंडक नदी की वजह से, गंडक और कोसी की वजह से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये लोग बांध छोड़ देते हैं जब इनके यहाँ पानी ज्यादा हो जाता है। तो नेपाल की मुद्रा होती है दोस्तों नेपाली रुपया, राजधानी काठमांडू है और यहाँ राष्ट्रीय पंचायत संसद का नाम है। केपी शर्मा ओली यहाँ के अभी चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल प्रीमियम टाइप का कंटेंट, तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस में लगातार चल रही हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। पिछले 12 महीनों की आपको यहाँ ई बुक भी दी जाएगी, कंटेंट वीडियो कोर्स के माध्यम में भी होगा, पीडीएफ भी मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको। हिंदी और इंग्लिश 100% बाइलिंगुअल में आपको यहाँ पर चीजें मिलेंगी। टॉपिक वाइज क्लासेज हैं, 12 मंथ की ई बुक, 30 प्लस स्टैटिक जीके की क्लासेज है और मंथली रैंडम मॉक टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आप समझ लो इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आप लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए ये इसका एक्सेस कर सकते हो और सभी में ये महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। करंट अफेयर का आपका डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। अभी के लिए 20% का डिस्काउंट है, आप 20% का आप यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो अगर आप लेते हो तो। इसके लिए कूपन कोड क्या यूज करना है, MJT20, MJT20। वैसे आप ऑफर फॉर यू पर क्लिक करना, उस पर आपको दिख जाएगा, क्लिक करोगे तुरंत आपका ऑफर लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। MJT ऐप पर जाना, वीडियो कोर्स में जाना, वहां से पॉपुलर बैच में जाना और डेमो वगैरह भी दी गई है, डेमो वगैरह देख करके तब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके ज्वाइन करना। अर्जुन बैच जिनको लेना है, अर्जुन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कूपन कोड MJT20 यूज करके आप 20% का आप इसमें भी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने पूछा था देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है, तो वो इंडिगो है। दूसरे पर एयर इंडिया है, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है, यह पूछा गया था, तो 1 होती है डीएनए अणुओं की संख्या। आज आपको क्या बताना है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।